हाँ जी, करें बात सिंक्रोनिसिटी, बात जी करें। जी मैं आपको पहले दिन से फॉलो कर एक अक्सर आपके प्रोग्राम में एक कुरान मजीद की एक आयत अक्सर उसका जिक्र होता है जिसमें खुदा कहता है कि क्या वो काफिर नहीं देख रहे थे कि जमीन और आसमान अलग अलग हम्म। थे, नहीं जुड़े हुए थे और फिर हमने अलग अलग कर दिए। ऐसा एक हम्म। आयत है ना जिसके बारे में अक्सर हाँ जी, हाँ जी, जिक्र होता है। सूरह अंबिया की तो आयत नंबर 30 मैं है। जी, तो एक मर्तबा आपने बाइबल का बताया था, तो मैंने यानी कि बाइबल खैर बचपन में भी पढ़ी थी जब मैं पाकिस्तान में था। मैं हूँ मुस्लिम मगर मैं पाकिस्तान में क्रिश्चियन स्कूल्स में गया हूँ, मिशनरी स्कूल्स में। तो वो हम्म। वहाँ पर और हम चर्च में भी जाते थे। मेरे अबू जो है वो मेरे ख्याल से एक क्लोजेट क्रिश्चियन थे शायद। तो वो हमें अक्सर लेके जाए। तो वो उसमें क्या हुआ कि जॉब 36 है या जॉब 38 है, जिसमें अ, एक विजन होता है गॉड का, और जॉब के घर में कुछ बंदे आते हैं और गॉड का विजन होता है, और गॉड फिर जॉब को बताता है कि दुनिया कैसे स्टार्ट हुई, मैंने दुनिया कैसे बनाई। मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया आपकी स्ट्रीम से जो ये वर्स आती है कि ये कुरान में वर्स वहां से तो नहीं आई कहीं कि क्या वो काफिर नहीं देख रहे थे, कि क्या ये काफिर वो जॉब के घर आए हुए लोग थे जिनसे जॉब बातें कर रहा था। तो गॉड का एक विजन आ गया, फिर गॉड ने जॉब को और उस बंदे को, उन बंदों को बताया कि दुनिया ऐसे बनी थी, मैंने ऐसे स्टार्ट की, मैंने ऐसे बनाई। इसका आपसे पूछना था। ऐसा कुछ हो भी सकता है, इसे आउट ऑफ वो नहीं किया जा सकता, मगर इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि जो कफारे मक्का थे ना, वो भी ऑलरेडी ये मानते थे कि आसमान और ज़मीन आपस में पहले मिले हुए थे। और मैं समझता हूँ कि कफारे मक्का जो है वो निब्तियों की मिथोलॉजी फॉलो करते थे, और निब्ती मिथोलॉजी के ऊपर मिस्री मिथोलॉजी की या इजिप्शियन मिथोलॉजी की बहुत बड़ी छाप है। और इजिप्शियन मिथोलॉजी ये कहती है कि शुरू में आसमान और ज़मीन मिले हुए थे। आसमान जो थी वो नूत थी, और ज़मीन जो था वो गेब था। ठीक है, ये दोनों आपस में मिले हुए थे। मिले होने से मतलब भी सीधा सीधा सेक्स था। ठीक है, और हाँ ये जी। आपस में मिले हुए थे, और वहां से फिर इनको जो शू था देवता, जो इनका बेटा होता है, वही इनको जुदा जुदा कर देता है, और फिर आसमान और ज़मीन जो है वो बन जाती हैं। फिर आसमान और ज़मीन के मिले होने का जिक्र जो है वो बाइबल में भी है, थोड़े से ढके छुपे अल्फाज में, मगर तालमूद में और कुछ और किताबों में ये बड़े वाजे अल्फाज में लिखा है कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे पहले। ठीक है, तो ये यहूदियों से अच्छा। भी लिया हो सकता है, ये निब्ती रिलीजन से भी आ सकता है, ये और भी बहुत से रिलीजन से आ सकता है। इवन के जो ग्रीक मिथोलॉजी है वो भी ये कहती है कि शुरू में आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, और बाद में फिर देवताओं ने वॉल्ट बनाया। वॉल्ट का मतलब है कि एक दरमियान में एक गैप आ गया, और वो आसमान और ज़मीन थे। ठीक है, तो ये चीज़ें जी जी जी। सारी थी जो कि वहाँ से ली गई असल में। ठीक है, तो ये एक एंशंट, जैसे आज हम एक बात मानते हैं ना कि ज़मीन और आसमान मिले, जैसे ज़मीन गोल है, और आज हर इंसान ये बात मानता है। इस वक्त उस वक्त के जी जी हर इंसान ही ये बात मानता था कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे। तो ये एक नोन बात थी ऑलरेडी। हज़रत मोहम्मद या अगर ये कहे ना कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, तो हज़रत मोहम्मद ने कोई नॉवल बात की है? नहीं, कोई नॉवल बात नहीं की, पुरानी बात को दोहराया। बल्कि ये साबित करता है कि कुरान जो है वो खुदा का कलाम नहीं है, इंसान का ही कलाम है। क्योंकि इंसान, अगर खुदा का कलाम जो है वो इंसान के कलाम से मुतासर नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए आप? जी। तो ए, इससे ये जी साबित हो जाता बिल्कुल। है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना था, मुझे गालिब। मौका मिला हुआ है। जी तो सर, गालिब। एक सेकंड ठहरें, जी सब्सटेंशियल निगरानी को बात करनी है। मुझे जी कॉलर सर। आपका नाम नहीं नजर आ रहा, शायद गालिब ने नाम लिया था सिंक्रोनिसिटी। हाँ, सिंक्रोनिसिटी। जी ओके, जी। जी तो इसमें मैं थोड़ी सी एक बात ऐड कर दूं, इस क्योंकि आप अपना क्वेश्चन चेंज करने लगे थे। तो जब भी हम ये बात करते हैं सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपने ये देखा होगा कि एक तो ना सिर्फ कि ये बातें सामने आती हैं कि इससे पहले के लोग भी ये मानते थे। ठीक है, आपको पुराने मिथ्स में भी ये चीज मिल जाती है कि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। तो ना सिर्फ ये कि ये पीछे से इनहेरिट हुआ, ये तो बात अपनी जगह दुरुस्त है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फैक्चुअली भी गलत है, क्योंकि कॉस्मो हम्म। यानी ये जो बिग बैंग की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सारा कुछ एक जगह जुड़ा हुआ था, ये इस तरीके से बिग बैंग की अंडरस्टैंडिंग ये वाली एक एक बिल्कुल फॉल्स इंप्रेशन देती है। नंबर वन ये कि जी उस वक्त जमीन तो थी ही नहीं, तो फिर क्या चीजें जुड़ी हुई थी आपस में, एक तो बड़ी ऑब्वियस सी कॉमन सेंस की बात है। हाउएवर, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन पर देखते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि जितने गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं,
एस्टेरॉइड्स हैं, प्रोटोप्लैनेट्स हैं, ये सारे एक्रीशन और मर्जर्स के थ्रू और एक्यूमुलेशन के थ्रू फॉर्म हुए हैं। ये स्प्लिट होकर टूट-टूट कर नहीं बने, रिवर्स प्रोसेस है। ये बेसिकली जुड़-जुड़ के बने हैं। यानी हाँ इधर जी। वो ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे चीजें स्प्लिट होकर बनी है। आपको शुरू में आपको छोटे-छोटे क्लस्टर्स नजर आते हैं, प्रोटो गैलेक्सीज नजर आती हैं, फिर वो छोटी जो बेबी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे में मर्ज होकर बड़ी गैलेक्सीज बनती हैं। इसी तरीके से प्लैनेट्स की फॉर्मेशन भी ऐसे है, आपको शुरू सर आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट गई। ये आवाज हाँ अब ठीक हुई है। हाँ सॉरी, मेरे ख्याल से मेरी एंड पे वो मसला था। हाँ, तो ये जो मैं कह रहा था कि प्लैनेट्स भी छोटे-छोटे प्लैनेट्स आपस में जुड़-जुड़ के एक्यूमुलेट होकर बड़े प्लैनेट्स बनते हैं। तो ये एग्रीगेशन और मर्जर का जो गैलेक्सी मर्जर्स है ना, वो हमें बताता है कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन। इट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली रिवर्स जो कि आपको स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं। तो ना सिर्फ ये इससे पहले लोगों को पता थी, लेकिन ये बात फैक्चुअली भी गलत है। जी। ठीक है, सिंक्रोनिसिटी ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। एक अगर हाँ सर एक मौका दे दें, एक सवाल आखिरी जी जी चलें पूछूं करें। अच्छा, अगर कंफ्यूज ने राइट। एक सुपर चैट भेजी, बिग फैन, चलें, बहुत शुक्रिया कंफ्यूज आपका। हाँ जी 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 सर, एक सवाल मेरे ज़हन में है और अक्सर मैं उसके बारे में सोचता हूँ, कहीं जवाब नहीं मिलता कि मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि अगर कुछ छोटे मेल लड़कों को, यानी कि कह लें कि एक ग्रुप हो लड़कों का, 30-40 लड़के हों, उनको एक जजीरे पे छोड़ दिया जाए और उनके साथ सिर्फ मेल वार्डन्स हों, तो क्या जब वो नौजवान होंगे, यानी कि पुबर्टी में आएंगे, तो क्या वो उस जजीरे पे उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट होगी कि जिससे वो फीमेल को ढूंढेंगे, जैसे जानवर करते हैं, कोई फेरोमोन्स लगा के या पंख फैलाते हैं? क्या इंसान के अंदर भी कोई ऐसी चीज है, या इंसान सिर्फ अपने माहौल को देख के, अपने जो दूसरे इंसानों का बिहेवियर है उसको देखकर सेक्सुअलिटी डेवलप करता है? वो क्या होगा उस सिचुएशन में? सेक्सुअलिटी तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी। ठीक है, सब्सटेंशिया आई निग्रा। नो इट्स अ सर आप कंट्रोवर्शियल सवाल है, बट आई डोंट नो। यार अगर मुझे मेरे इंसान जहन में काफी आइसोलेटेड भी होगा तो वो क्या करेगा भैया? उसकी चीजें तो पूरी मैस्टरबेशन, होंगी जब ना। मैस्टरबेशन आज तो, सर एक सेकंड, एक जुमला, आज के दौर में तो आप लोगों ने ना, जो जितने नए जमाने के लड़के हैं, उन्होंने जी पॉन देख के मैस्टरबेशन शुरू की होगी ना, हमने उसके बगैर ही शुरू की थी। ठीक है, या आपको सर, मैं कोई भी उसी जरूरत नहीं जमाने होती का हूँ। पॉन देखने की, उसके बगैर ही शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ। हाजी भाई आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, मतलब कि आपकी एवोल्यूशनरी जरूरत है अपने आप को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये आपके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है जब आप मतलब कि बाहर निकलते हैं अपनी माँ के पेट से, तो ये हर चीज़ प्रोग्राम्ड होती है। तो आप कहीं भी, आप जहाँ भी छोड़ देंगे, अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के तहत आपको वो चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, अब आप उसको सेक्सुअल उसका अपना वो कर दें, या आप उसको नेचुरल ज़रूरत की बात कर दें, कोई भी नाम रख सकते हैं, बट आई मीन इट विल बी देयर एज लॉन्ग एज वी आर ह्यूमंस। हाँ जी, और हमारे अंदर जो जो मतलब हमारा जो स्पर्म था, जो वो प्रोग्राम जो लेके आ रहा है, वो इट्स गोना वर्क, आई मीन अकॉर्डिंगली। एम आई राइट अपना नीरज सर? जी, जी सर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें मैं एक चीज़, एक कॉलर आते हैं, मैं उस वक़्त नहीं था, मगर से मैंने स्ट्रीम सुनी, वो भी ऐसा ज़िक्र करते हैं कि सारा कुछ इंसान जो है, वो उस पर सोसाइटी की छाप और जो कुछ उसको सिखाया जाता है, वो है। ये एक बड़ी ऑब्वियसली हिस्ट्री में और अभी भी एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको ब्लैंक स्लेट स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, या टेबुला राजा भी जिसको कहा जाता है, कि जी इंसान इस दुनिया में एक बिल्कुल ब्लैंक तख्ती की तरह आता है, उस पर जो सोसाइटी लिख देती है बस वही क्या कहते हैं हो जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये अलग बात है कि सोसाइटी और लर्न्ड एक्सपीरियंसेस का बहुत और अर्ली एक्सपीरियंसेस की बहुत इम्प्रिंटिंग होती है, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिन्होंने अनफोल्ड होना ही है, जैसे हाजी भाई ने बताया कि जिन्होंने अनफोल्ड होना ही है, उसकी वजह यह है कि सेक्स, खासतौर पे सेक्स की ड्राइव एज ए एज अ थिंकिंग फ्रेमवर्क, उन चीजों को देखें कि जो बिहेवियर्स हम आम तौर पे कहते हैं कि जी बड़े लर्निंग डिपेंडेंट हैं, जिनमें लॉन्ग एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन है वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीजें, कल्चर की एक्विजिशन है, क्या
सेक्स आपको लगता है कि ये इन बिहेवियर से पुराना बिहेवियर है या कि इनके साथ है? सेक्स तो बहुत पुराना बिहेवियर है, तो वो हार्ड वायर्ड है, ठीक है। हाँ, उसमें तो ये है कि जो आपकी ओरिएंटेशन और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं वो भी, हमें यही स्टडीज बताती हैं कि वो भी हार्ड वायर्ड है। माँ के पेट में आपको आपकी इंडिकेशन मिलती है, तो वो भी, जिसे हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं, वो भी कोई लर्न बिहेवियर नहीं है। तो वो जो बल्क का सेक्सुअल बिहेवियर है, जो हेटेरोसेक्सुअल बिहेवियर है, वो तो डेफिनेटली लर्न बिहेवियर नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ब्लैंक स्लेट थ्योरी बिल्कुल नहीं काम करती, और ब्लैंक स्लेट थ्योरी बाय एंड लार्ज वो बहुत सारी चीजों में ये साबित होता है कि ऐसा नहीं है। उसके लिए अगर आपने कोई किताब पढ़नी है तो स्टीवन पिंकर की मशहूर किताब है, उसका उन्वान ही ये है द ब्लैंक स्लेट, मगर सब टाइटल ये है द मॉडर्न डिनायल ऑफ ह्यूमन नेचर। यानी कि आज की तारीख में जो ये यकीन रखता है कि इंसान इस दुनिया में ब्लैंक स्लेट आता है, वो बेसिकली डिनायल में है ऑफ ह्यूमन नेचर। ये अलग बात है कि एक्सपीरियंसेस का बड़ा रोल है, और जीन्स सब कुछ नहीं है, जीन्स का एक्सप्रेशन मैटर करता है, उस पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एपिजेनेटिक्स की पूरी फील्ड हम कई दफा बात कर चुके हैं कि जीन्स पूरी स्टोरी नहीं है, लेकिन जीन्स के एक्सप्रेशन इज द कंप्लीट स्टोरी। उस पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है। मगर सेक्स बहुत पुराना बिहेवियर है, वो लर्न बिहेवियर नहीं है। Yeah, about 450 million years ago, जो पहले sexual organs जो हैं, I was just reading it, I don't know if it was wrong or it was right, तो ये किसी किस्म की मछली में मतलब कि ये पाए जाते हैं जहाँ पे हम फीमेल और मेल सेपरेट होते हैं। जी, आपको प्रोटो, यदि मैं तो ऐसे व्यू कर, ये तो बात दुरुस्त है हाजी भाई, लेकिन जो प्रोटो सेक्स लाइक बिहेवियर है वो तो आपको बैक्टीरिया में, यदि एसेक्सुअल में भी मिल जाता है, जिसमें पाइलस कहते हैं, जिसको वो कॉन्जुगेशन का बिहेवियर कहते हैं, उसको वो सेक्स तो नहीं कहते, लेकिन जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। Exactly. उसके बाद वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एक जो वो ऑर्गन है उसको पाइलस बोलते हैं। आप अगर दिखाना चाहें गालिब उसका इमेज कोई, कि कैसे बैक्टीरियल सेल्स जो है आपस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग क्या है? आई थिंक PILUS, आई थिंक सो, अगर मैं गलत ना हूं, वाई भी हो सकता है, लेकिन PI से चेक करें। तो खैर, तो वो, यानी ये इतना पुराना है कि जिसको हम एसेक्सुअल भी कहते हैं ना, उनमें भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो बाद में तो है ऑर्गेनिजम्स। मैंने जितनी देर गालिब ढूंढ रहे हैं, मैंने ये सर ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप इसमें से फिर बताएं। आपने शेयर किया स्क्रीन, मुझे तो नहीं नजर आ रही। ये अब आइए। हाँ जी, ये देखें, ये उसने ना प्लूरल में लिखा है पाइलाई, वो पाइलस का प्लूरल है ये देखें PILI। ये हाँ, ये मल्टीपल्स होते हैं, ये वो दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट करके इसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को वो कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो ये प्रीकर्सर ऑफ सेक्स हो सकता है। इट्स अ प्रोटो सेक्स, बट दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ऐसा नहीं मैं कह रहा, बट इट्स, आप कह सकते हैं, मगर जेनेटिक मटेरियल कुछ ना कुछ ट्रांसफर करते हैं। अगर कहीं एवोल्यूशनरी लाइन में ऐसा हुआ होगा कि यही मटेरियल, यही प्रोसेस इवॉल्व कर गया होगा, वो सेक्स में रिजल्ट कर गया। जी। और मगर इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, मैं कहीं मिसलीड ना कर दूं कोई अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं बायोलॉजी के, उसके बाद क्लोनिंग ही करनी है इसने, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने की, तो वो प्योर एसेक्सुअली, यानी जिस तरह जो माइटोटिक प्रोसेस है वो, इसमें देयर इज नो मियोसिस ओवर हियर। तो चलें, ठीक है, सिंक्रोनिसिटी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।